साल 1947 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का जन्म। आजादी के वक्त देश में कुल 565 देसी रियासतें थी। इन रियासतों में राजा महाराजा नवाबों का राज था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। विभाजन के वक्त इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिया गया था। पहला, जो भारत में मिलना चाहता है भारत में मिल जाओ। दूसरा, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिल जाओ। और तीसरा, जो भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी नहीं मिलना चाहते वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। भारत में पड़ने वाले लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय कर लिया, पर 3 ऐसे अड़ियल रियासत थे जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे, जिसमें से एक था जम्मू कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा, हम अलगे अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया वो हमारे पास सब कुछ है। पर पाकिस्तान चोट्टा कहीं का, इसका नजर पहले से ही कश्मीर पर था। जिन्ना का यहाँ कहना था कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदुओं की बहुसंख्या को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। पर महाराजा हरि सिंह अपनी जिद पर अड़े रहे, यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय कर लेना चाहिए था। यहाँ तक कि माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह को यह भी कहा कि अगर आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ विलय कीजिएगा तो इससे भारत बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। सितंबर 1947 में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने लाहौर में गुप्त बैठक बुलाई ये तय करने के लिए कि किस तरह कश्मीर को फोर्स किया जाए पाकिस्तान में विलय करने के लिए। यहाँ कर्नल अकबर खान ने अपना ओपिनियन दिया कि पाकिस्तान को कश्मीर में हथियार और पैसे देकर वहाँ के लोकल कश्मीरी द्वारा विद्रोह कराया जाए। पर पाकिस्तान ये सब करने जाता तो समय बहुत लग जाता, ऊपर से बेचारों के पास पैसा भी तो नहीं था। आज जैसे पाकिस्तान भूखा नंगा है, 1947 में भी वही था। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के हिस्से के बचे 75 करोड़ रुपए हमें देना था, तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि ये पूरा पैसा एक बार में ना देकर हम इंस्टॉलमेंट में पाकिस्तान को पैसे देंगे। तो पहले किस्त के रूप में पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। इसलिए कर्नल अकबर खान के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें पैसा और समय दोनों ही ज्यादा लगने वाला था। एक दूसरा मत फ्रंटियर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर का था कि कश्मीर के आसपास के कबायली पठानों को हथियार और कुछ पैसे देकर आक्रमण करवाना चाहिए। कुछ दिनों बाद फिर से एक सीक्रेट बैठक रखा गया था पेशावर में, जहां इन कबायली लड़ाकों को तैयार किया गया। उन्हें मोटिवेट किया गया कि कश्मीर में ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, तो इस हिसाब से कश्मीर पाकिस्तान में होना चाहिए। ऐसे ही कुछ बोल कर सबको फुसला लिया और 20,000 ट्राइबल्स को तैयार किया गया था कश्मीर पर हमला करने के लिए। और इन्होंने इतने सीक्रेट तरीके से सारा प्लानिंग किया था कि किसी को भी पता नहीं चलने दिया, यहाँ तक इनके खुद के आर्मी और ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी पता नहीं था। इतने सीक्रेट तरीके से सारा प्लानिंग किया गया और इसका नाम ऑपरेशन गुलमर्ग रखा गया था। 22 अक्टूबर 1947 के दिन हजारों कबायली ट्रकों में लदकर मुजफ्फराबाद आए। उन सभी लोगों के हाथ में कुल्हाड़ियां, तलवार, बंदूक और लाठियां थी। करीब 2000 कबायली लड़ाकों ने मुजफ्फराबाद पर धावा बोल दिया और कश्मीरी रियासत के सैनिक कुछ नहीं कर पाए। करते भी क्या, 500 सैनिक ही था, उसमें भी कुछ मुस्लिम सैनिक दल बदलू निकला। हमले के वक्त दल बदल लिया। इस झड़प के बाद वहाँ कबायली लड़ाकों ने जमकर लूटपाट किया। सरकारी हथियार लूटे गए, पूरे बाजार को जलाकर उनका सामान लूट लिया। बहुत से गैर मुस्लिम औरतों को गुलाम बनाया गया। मुजफ्फराबाद के सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा पसर गया था। जहाँ तहाँ खून और लाशें थी। दुकान दौड़ी सब जलकर राख बन गई थी। टूटी फूटी मकान और नदी में तैरती हुई लाशें दिख रही थी। मुजफ्फराबाद को शमशान बनाने के बाद इन कबायलियों ने बारामुल्ला की ओर कूच किया। बारामुल्ला पहुंचने के बाद फिर से लूट और मारकाट, रेप, अगवा शुरू हुआ। जबरदस्ती लोगों से कलमा पढ़वाया गया और जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दिया। पाकिस्तान का प्लान ये था कि किसी भी तरह 26 अक्टूबर तक श्रीनगर पहुंचकर कब्जा ले, फिर बाद में एक सरकार का गठन करके कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करवा देंगे। ये कहकर कि हम कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ विलय कर रहे हैं। जैसे ही महाराजा हरि सिंह को पता चला कि कबायली लड़ाके श्रीनगर के काफी करीब पहुंच चुके हैं, अब क्या करे, पाकिस्तान से तो मदद लेंगे नहीं, तब जाकर इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। पर भारत सरकार ने कोई भी कार्यवाही करने से पहले अपने स्टेट सेक्रेटरी VP मेनन को श्रीनगर भेजा कि आप वहां जाकर देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर के क्या हालात है। VP मेनन श्रीनगर पहुंचने के बाद देखते कि उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, चारों ओर सन्नाटा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर इसके बाद इन्होंने राजा हरि सिंह के प्राइम मिनिस्टर मेहर चंद महाजन, जो कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे, इन्होंने उनसे मुलाकात करने पहुंचे। VP मेनन मेहर चंद पर बहुत पिताए हुए थे, यानी कि गुस्से में थे। उन्होंने मेहर चंद से कहा कि इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा है, तब काहे नहीं बताया? जब देखा कि दुश्मन नाक के नीचे पहुंच चुका है, तब आप चाहते हैं कि भारत मदद करे। अब PM साहब क्या बोले कि हमारे महाराज मिनी स्विट्जरलैंड बनाने के चक्कर में देखवे नहीं किए कि आधा कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका है। फिर VP मेनन महाराजा हरि सिंह से मिलने पहुंचे। वहां इन्होंने राजा हरि सिंह से पूछा कि आप इन कबायलियों को कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं। महाराजा हरि सिंह ने कहा सिर्फ 48 घंटे तक। VP मेनन ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपना सामान उमान लेकर जम्मू के लिए निकल जाइए, श्रीनगर अब आपके लिए सेफ नहीं है। 26 की सुबह VP मेनन भी दिल्ली लौट आए। लौटते ही उन्होंने कश्मीर के सारे हालातों के बारे में बताया कि कश्मीर किस तरीके से घिर चुका है।
और भारत सरकार के सामने समस्या ये थी कि हम कश्मीर की मदद करेंगे कैसे, क्योंकि कश्मीर तो एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था और ना ही भारत ने कश्मीर के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रीटी साइन किया था कि जब भी जम्मू कश्मीर पर हमला होगा भारत उसे बचाने आएगा, जैसा कि हम अभी नेटो कंट्री के साथ देखते हैं। लीगली इंडिया अपने आर्मी को कश्मीर में भेज ही नहीं सकता था। तब माउंटबेटन ने कहा इंडिया सिर्फ एक शर्त पर ही मदद कर सकता है कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करना होगा। फिर जैसे तैसे विलय के दस्तावेजों को तैयार किया गया, क्योंकि समय इतना कम था कि नए दस्तावेजों को तैयार करना मुश्किल था। पुराने दस्तावेज जो थे उसी में मंथ और डेट को काटकर नया डेट लिखा गया। फिर इस दस्तावेज को लेकर वीपी मेनन जम्मू पहुंचे, जहां राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए और इसी के साथ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। वीपी मेनन उसी शाम इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर वापस दिल्ली लौटे और सुबह होते ही सूरज के पहले किरण के साथ सिख रेजिमेंट के 320 सैनिक श्रीनगर के लिए निकल पड़े। श्रीनगर में लैंड करते ही इन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट जैसे जरूरी जगहों पर अपना कंट्रोल लेना शुरू किया। सिख रेजिमेंट आगे बढ़ ही रहा था कि भारत ने हुमच कर और सैनिक उतार दिया। तकरीबन 1 लाख सैनिक कश्मीर में उतारे गए थे। जब इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला तो कबायलियों के साथ साथ उनके बाप पाकिस्तान के भी पसीने छूटने लगे। एकदम अचानक से इंडियन आर्मी का काउंटर अटैक देखकर पाकिस्तान बौखला गया। जिन्ना ने अपने आर्मी को आदेश दिया कि अब पाकिस्तानी आर्मी कबायलियों के भेष में कश्मीर जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सके, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इंडियन आर्मी ने कबायलियों के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को भी खींचते चले गए। भारतीय सेना बहुत ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि नेहरू ने इस मुद्दे को लेकर यूएन में चले गए। अब नेहरू क्या सोचकर यूएन में गए थे ये तो पता नहीं, पर वो जो भी सोचकर गए थे हुआ उसका उल्टा। अगर नेहरू ये सोचकर यूएन में गए होंगे कि पाकिस्तान जबरदस्ती हम पे हमला कर रहा है, जबकि हम तो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहते हैं। देखिए, राजा हरि सिंह ने खुद ही जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया है और फिर भी पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर रखा है। चाचा नेहरू को लगा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एक पीड़ित पक्ष की तरह ट्रीट किया जाएगा, तब तक हम कश्मीर में सेना भी मजबूत कर लेंगे और कश्मीर के जनता को भी अपनी तरफ कर लेंगे, जिसमें इनकी मदद सबसे ज्यादा शेख अब्दुल्ला कर सकता था, क्योंकि कश्मीर के लोग इनके बातों को सुनते थे। ये जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही फेमस लीडर थे। यूएन जब जनमत संग्रह करवाएगा तो सारे के सारे कश्मीरी भारत के पक्ष में ही वोट करे कि हमें भारत के साथ ही जाना है। इस बात को पाकिस्तान भी समझ रहा था कि अगर जनमत संग्रह होता है तो पाकिस्तान के फेवर में कोई भी वोट नहीं करने वाला। जिन्ना ने इस बात को पहले ही बोल दिया था। तो ऐसे कई जगहों पर हमें पढ़ने को मिलता है कि कश्मीर इशू को यूएन में ले जाना नेहरू की एक सोची समझी चाल थी। 1 जनवरी 1948 को नेहरू ने यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाया और उन्होंने वहां अपील किया कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी से आ रहे कबायलियों को भारत पर हमला करने से रोके। पर यूएन ने अपने रेजोल्यूशन में जितने भी बातें कहे थे उसमें से एक भी बात पाकिस्तान ने नहीं माना। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने अपने रेजोल्यूशन में साफ साफ कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडिया की होगी, आज का पीओके और अक्साई चिन्ह समेत सब कुछ। इसमें यह भी कहा गया था कि आजाद कश्मीर को कोई भी मान्यता नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से को कब्जा करके रखा है उसे पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जा वाला कश्मीर। पाकिस्तान को यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिस इलाके को कब्जा करके रखा है उसे जम्मू कश्मीर को वापस लौटाया जाए और वहाँ से कबायली और पाकिस्तान के सैनिक भी कश्मीर को खाली कर दे। पर पाकिस्तान तब महाथेथर एक भी बात नहीं माना, जिस कारण से जम्मू कश्मीर में कभी जनमत संग्रह हुआ ही नहीं। नेहरू के यूएन में चले जाने के कारण युद्ध विराम हो गया। दोनों देशों की सेनाएं जहाँ थी वहीं रुक गई, जिसके कारण भारतीय सेना पूरे जम्मू कश्मीर को कब्जा नहीं कर पाई, जिसे आज हम एलओसी कहते हैं। 1948 में ही शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पीएम बने। उस समय जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के जगह प्रधानमंत्री शब्द का उपयोग किया जाता था। अब इसी में समझिए धारा 370 का व्यवस्था कैसे किया गया था। महाराजा हरि सिंह ने जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे उसके क्लॉज नंबर 5 में कहा गया है कि मेरे विलय पत्र में किसी भी तरह का संशोधन नहीं हो सकता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसमें कोई बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक मुझे मंजूर ना हो। इसके क्लॉज नंबर 7 में कहा गया है, भारत के भविष्य के संविधान को, इस वक्त तक हमारे पास संविधान नहीं था, इसीलिए भविष्य में जो संविधान होगा उसे जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने यह मांग किया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे और इसे भारतीय संविधान में जोड़ा जाए, क्योंकि आधे कश्मीर में तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और इस राज्य में अभी समस्याएं बहुत हैं। जब तक ये समस्याएं सुलझ नहीं जाती तब तक के लिए हमें विशेष अधिकार दिए जाए। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनवाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार न रहे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं सकता। अम्बेडकर के पास दाल नहीं गली तो फिर शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए। उस वक्त वो विदेश दौरे पर जा रहे थे। अम्बेडकर के मना करने के बाद नेहरू ने ये काम गोपाल स्वामी अयंगर को सौंप दिया। उस वक्त वो बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो 1937 से लेकर 43 तक कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, इसलिए उन्हें कश्मीर के बारे में बहुत कुछ पता था। गोपाल
स्वामी अयंगर ने आर्टिकल 370 को तैयार किया, जिसे उस वक्त आर्टिकल 306 से कहा गया था। 27 मई 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306 से पारित हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया, पर यह परमानेंट नहीं, अस्थायी था। भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 को कभी भी खत्म कर सकती है। बाद में फिर अनुच्छेद 370 में ही एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 35A था। अनुच्छेद 370 और 35A के अंतर्गत ऐसे प्रावधान थे कि बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में रह नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते और नौकरी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनको जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिल सकता, पर पाकिस्तान को भरपूर मदद करेंगे। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामला और संचार के विषय में कानून बना सकता है, लेकिन किसी दूसरे विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार से अप्रूवल लेना होगा, जिसके कारण धारा 356 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, जिसमें कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360, जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 अपने आप में ही एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज था। जितना ज्यादा बताएंगे उतना ही ये वीडियो खिचड़ी होता जाएगा। अब आर्टिकल 370 हटा कैसे? तो आर्टिकल 370 में 3 क्लॉज दिए गए थे, जिसके क्लॉज नंबर 3 में लिखा है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए इस अनुच्छेद को खत्म कर सकेगा, परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। मतलब कि पहले जम्मू कश्मीर के संविधान सभा से परमिशन लेना होगा। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया और संविधान बनाने वाले संविधान सभा को भंग कर दिया गया, जिसकी जगह विधानसभा आया। अब संविधान सभा तो भंग है, तो परमिशन किससे लीजिएगा? यहीं से अब शुरू होता है असली खेला। 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत ना बीजेपी को मिला, ना कांग्रेस को, ना पीडीपी को और ना ही ओएनसी को। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो बीजेपी और पीडीपी ने आपस में गठबंधन करके सरकार बना लिया। देख रहे हैं क्या जोड़ी है? एक बोलता है 370 हटाएंगे और एक बोलता है 370 को हटने नहीं देंगे। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लागू हो गया। जब देखा कि अब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, तो राज्यपाल ने 21 नवंबर को विधानसभा भंग कर दिया। 6 महीने तक कोई भी सरकार नहीं बना तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। 19 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और जम्मू कश्मीर विधानमंडल की सारी शक्तियां अब संसद के पास आ गई। बस अब देर किस बात की थी? 5 अगस्त 2019 को संसद की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब से लागू नहीं होंगे, सिर्फ खंड 1 को छोड़कर। इसी के साथ अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जैसे दिल्ली और पोंडुचेरी में है, और लद्दाख को बिना विधानसभा की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब आर्टिकल 370 खत्म हो गया, पर 35A का क्या हुआ? तो देखिए, आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे संविधान में अभी भी लागू है। इस आर्टिकल का सिर्फ खंड 2 और 3 को हटाया गया है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, और 35A तो कभी भी हमारे संविधान का हिस्सा था ही नहीं। इसे तो बाद में आर्टिकल 370 के खंड 1 में डाला गया था, जो कि अब विशेष राज्य का प्रावधान खत्म हो गया, तो 35A भी किसी काम का नहीं है। 370 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और राष्ट्रीय ध्वज था। हमारे यहाँ लगता है IPC और वहाँ लगता था CRPC यानी कि रणबीर पीनल कोड, पर अब ये सब कुछ खत्म हो गया है और भारत के दूसरे किसी राज्य में जो कानून लगता है वही अब जम्मू कश्मीर में भी लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।